Good morning, students. Welcome to your chemistry class. Today we are going to revise electrolytic cell and electrolysis. Our chapter is electrochemistry, and today what we are going to revise is electrolytic cell. And electrolysis. मीन्स प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इट इज़ ए डिवाइस which converts electrical energy into chemical energy. In a non-spontaneous redox reaction. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं कॉपर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के अंदर भी स्टडी किया है, पहले भी चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट। We are having CuSO for copper sulfate aqueous solution. There are these two electrodes. Negatively charged and positively charged. Negatively charged electrode is called cathode. ये ध्यान देना है कि जब हम गैल्वेनिक सेल करते हैं तो गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ में विद द हेल्प ऑफ की, इसको हमने कनेक्ट करा दिया। जैसे ही हम इसमें से करंट पास करेंगे, व्हाट विल हैपन, the copper ion that are present in the solution will go on the cathode and start depositing there. यहाँ पर डिपॉजिट होगा। So after when the copper ion has gone to the electrode, सल्फेट आयन एक्सेस में हो जाएंगे, मीन्स नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रोड के चारों तरफ, एनोड के चारों तरफ। देयरफॉर इट विल लूज Cu2 पॉजिटिव। तो कॉपर आयन एनोड से रिलीज होकर के सॉल्यूशन में जाएगा ताकि जो सॉल्यूशन है उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखा जा सके। इन दिस प्रोसेस जो ये इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लग जाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ का डिकम्पोज हो गया यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रोड डिकम्पोज होता चला जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा कॉपर, सॉल्यूशन से कैथोड के ऊपर ये कलेक्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। यहाँ पर हम एक ही वेसल यूज करते हैं, एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, एनोड कैथोड दोनों को ही एक ही वेसल में डिप किया गया है। तो पहले भी हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस पढ़ चुके हैं। सो आई होप आपको ये अच्छी से क्लियर है। नाउ व्हाट, तो रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हुआ यहाँ पे। कैथोड पे एक्चुअली क्या हुआ, जो Cu2 पॉजिटिव आयन थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड, जो कि यहाँ पर एक्वस स्टेट में था। एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, कॉपर का जो एनोड है जो कि सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पर ये डिजोल्व होकर के कॉपर आयन बनाता है, एक्वस सॉल्यूशन में चला जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस यहाँ पर हो रहे हैं। अगर आप इनको कंबाइन कर लेते हैं दोनों को, तो आप देखते हैं कि नेट
क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, Cu2 पॉजिटिव प्लस Cu, इट विल गिव Cu प्लस में Cu2 पॉजिटिव, यानी कि एक इलेक्ट्रोड पर डिपोजिशन है तो दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर से सब्सटेंस का लिबरेशन हो रहा है। सो एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, इट इज़ यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स विच आर मॉडरेट इन देयर रिएक्टिविटी लाइक कॉपर, जिंक, आयरन, इन सबको प्योरीफाई करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। सो नाउ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। माइकल फैराडे ने डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशंस के थ्रू कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन, माइकल फैराडे स्टडीड वेरियस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस एंड ही गिव्स ए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट यानी कि उनमें किसका डिपोजिशन होगा, क्यों होगा, कितना होगा, उन सब की जानने के बारे में एक जनरलाइजेशन दिया जिसको हम फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं। सो फैराडेज फर्स्ट लॉ ये क्या कहता है, ये कहता है कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at electrodes during electrolysis is directly proportional to the amount of current passed through the electrolytic solution. Means the amount of chemical reaction is directly proportional to the amount of electricity passed through the electrolytic solution. Suppose करिए कि let W is the amount of substance deposited or liberated Q is equal to amount of charge passed, then according to Faraday's first law W is directly proportional to Q और W is equal to ZQ। यहाँ पर Z जो है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नाउ Q इज इक्वल टू I इंटू टी, चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम। सो Q की जगह पर हम ये रख सकते हैं देयर फॉर W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी, यानी कि ZIT। सो इफ I is equal to 1 ampere and T is equal to 1 second, then W is equal to Z। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या उसको डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 ampere of current is passed through the electrolyte solution for 1 second। सो ये फिर दोबारा देखेंगे।
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को क्या डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स when 1 ampere of current is passed through the electrolytic solution for 1 second, या ये कह सकते हो when 1 coulomb of charge is passed through the electrolytic solution। तो ये हमारा Z की वैल्यू आ जाती है। तो Z यहाँ पर आप निकाल सकते, Z इज इक्वल टू W अपॉन आई टी और W अपॉन Q। तो अगर हम Q की वैल्यू 1 रख देते हैं तो Z और W सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। नाउ सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये लॉ क्या कहता है कि अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में जोड़ देते हैं एक दूसरे के साथ में, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। उनके जो इक्विवेलेंट मास हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? when the same amount of electricity is passed through different electrolytic cells या थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हो। सो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स द अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट substances deposited या liberated is directly proportional to their equivalent masses। उनके जो इक्विवेलेंट मास होंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। दैट इज़ क्या मतलब हुआ? मान लीजिए हमने 3 अलग अलग इलेक्ट्रोड लिया है। सपोज करिए वी हैव टेकन एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक। सो मान लीजिए इनके रेस्पेक्टिव अमाउंट्स W1 है, W2 है और W3 हैं। सो ये जो डिपॉजिट हुए हैं वो किस अमाउंट में होंगे, इनके बीच की रेशियो क्या होगी? सो W1 जो कि एक एलिमेंट को रखा है, इसका इक्विवेलेंट मास अगर E1 है देन इट विल बी इक्वल टू W2 अपॉन E2 इज इक्वल टू W3 अपॉन E3। मीन्स अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट mass of copper is equal to amount of zinc deposited upon equivalent mass of zinc। इस प्रकार से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है सेकंड लॉ इलेक्ट्रोलिसिस का सेकंड लॉ है, जिसको हम फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। ना इक्विवेलेंट मास क्या है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास। एसिड है तो अपॉन बेसिसिटी लिखेंगे, अपॉन बेसिसिटी
या फिर बेस है तो उसकी एसिडिटी कितनी है, और अगर हम साल्ट ले रहे हैं तो चार्ज ऑन कैटायंस, और चार्ज ऑन कैटायंस कहाँ से आया है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, और यू कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की कब प्रोड्यूस होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो अगर हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट का डिपोजिशन कराने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने चाहिए, हमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। सो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। सो 1 मोल चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, (1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी आती है अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम। ये जो वैल्यू आई हमारी 96,500 कूलम, इट इज़ कॉल्ड फैराडेज कांस्टेंट। सो 96,500 राउंड फिगर में, एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं होती है लेकिन ये राउंड फिगर में, इज इक्वल टू 1 फैराडे एंड इज कॉल्ड फैराडेज कांस्टेंट। इसी को हम फैराडेज कांस्टेंट कहते हैं। तो किसी भी सबस्टांस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिबरेट या डिपॉजिट कराने के लिए 1 फैराडे चार्ज हमें प्रोड्यूस कराना पड़ता है, 1 यानी कि पास करवाना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइट से, तब उस सबस्टांस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो डिपॉजिट होता है। तो ये वैल्यू हमेशा हमें ध्यान में रखनी है, फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। स्टूडेंट्स, एक कंसेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हो सके इसके लिए आइए हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जो है प्लेटिनम के यानी कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोड लिए गए हैं बाई पासिंग ए करंट ऑफ 0.1287 एम्पियर करंट जो है वो पास किया गया है इसमें से फॉर 50 मिनट्स। अब आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कॉपर का एटॉमिक मास भी यहाँ पे दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5, ये भी यहाँ पे दिया गया है। करना क्या है आपको, कैथोडिक रिएक्शन लिखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना पास होता है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ये कैलकुलेट करना है, और कितना मास कॉपर का डिपॉजिट हुआ ये हमें पता लगाना है। चलिए पहला लेते हैं हम, कैथोडिक रिएक्शन क्या है। सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का जब हम सॉल्यूशन लेंगे तो CuSO4 जब आप इसको डिजोल्व कराएंगे तो ये बनाएगा Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस। तो यहाँ पर कैटायन क्या है, Cu2 पॉजिटिव है, तो कैथोड के ऊपर क्या करता है, कैटायन इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। देयरफॉर जो पहला जो हमारा है कैथोड पर रिएक्शन क्या होगा, वो होगा Cu2 पॉजिटिव एक्वस, इट विल कैप्चर द इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड। तो पहला होगा कैथोडिक रिएक्शन का। सेकंड का ए पार्ट है जिसमें ये कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज पास ड्यूरिंग द कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हुआ है। सो वी नो दैट Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब यहाँ पर I भी दे रखा है और T भी दे रखा है। सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I है हमारा 0.1287 मल्टीप्लाई T है 50 मिनट्स में, इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, 50 इंटू 100, इसको सोल्व कर लेंगे, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ करंट।
तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इट कम्स आउट टू बी 386.1 कूलाम ये आता है हमारा, ये कैलकुलेट हो गया। इसका बी पार्ट है मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। कैथोड जो है उसके ऊपर कितना मास डिपॉजिट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सो मास, सो हमने देखा कि जो हमारा फैराडे कांस्टेंट है वो 96,500 है, यानी कि अगर हम 96,500 कूलाम चार्ज पास करवाते हैं तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मींस इक्विवेलेंट मास के बराबर। इसका मतलब अगर हम 1 कूलाम चार्ज पास करवाते हैं तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500। और 1 कूलाम चार्ज जो पास कराते हैं तो जो अमाउंट डिपॉजिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड। उसको हम जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमने अभी क्या निकाला था, W = Z × I × T, और Z की वैल्यू कितनी है हमारी, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500। तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे, मास आ जाएगा हमारा। तो Z की वैल्यू हो गई हमारी इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500 × I 0.1287 और T हो गया हमारा 50 × 60। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मास कॉपर का क्या है, कॉपर जब आयोनाइज हो रहा है तो Cu2 पॉजिटिव बनाता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu = 63.5/2। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 63.5/2 96,500, और ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। IT की वैल्यू हमारी आती है 386.1। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा अमाउंट होगा। ऑन कैलकुलेशन दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.127 ग्राम। तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा कॉपर का 50 मिनट्स के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान और 0.1287 एम्पेयर करंट पास कराने पर वो होगा 0.127 ग्राम। ये हमारा आ गया W। इस प्रकार से आप ये सम निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक हम लेते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहले हम देखते हैं किन किन बातों पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहली चीज़ जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड। नेचर ऑफ मटेरियल किसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रोड हैं वो किस चीज़ के हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स यानी उनका नेचर क्या है इलेक्ट्रोड का। अगर इलेक्ट्रोड ऐसा है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, एक तो वो हो सकता है। दूसरा इस प्रकार का इलेक्ट्रोड हो सकता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर ये पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका मतलब इसका डिकम्पोजिशन एक इलेक्ट्रोड का यानी कि एनोड जो है उसका डिकम्पोजिशन होगा और कैथोड पर डिपोजिशन हो रहा है। इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो उसके अंदर तो कुछ चेंज नहीं आ रहा है, जो हमारा सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसके अंदर ही सारी जो प्रक्रिया होगी वो वहीं पर हो रही होगी। सो यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। तो हमें ये देखना है कि पार्टिसिपेशन है या नहीं है। तीसरी जो बात इसमें इम्पोर्टेंट है वह है कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग और या रिड्यूसिंग स्पीसीज़ प्रेजेंट हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज़ present in the solution।
कौन सा ऑक्सीडाइजिंग, कई बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा कैटायन और एक से ज़्यादा एनायन प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे केस में उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है एंड देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऐसी स्थिति है कि एक से ज़्यादा कैटायन या एनायन प्रेजेंट हैं, तो उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर हमें पता चलता है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, यानी कि क्या प्रोडक्ट बनेंगे हमारे कैथोड और एनोड के ऊपर, उस बात पे डिपेंड करता है। और चौथी चीज़ है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें ओवर वोल्टेज की ज़रूरत पड़ रही हो। ओवर वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है नहीं, जैसे कि OH नेगेटिव है, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये बनाएगा H2O प्लस में O2, लेकिन यहाँ पर O2 को बबल आउट करने के लिए ओवर वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इसको रिलीज करा पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे। अगर वहाँ पर 2 आयन प्रेजेंट है तो चांसेस ये हो जाते हैं कि दूसरा जो नेगेटिव आयन है वो वहाँ से मोलिकुलर फॉर्म में रिलीज हो जाए, बजाय कि ऑक्सीजन के मोलिक्यूल रिलीज हों। इट इज़ बिकॉज ऑफ द ओवर वोल्टेज। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसके द्वारा इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl यानी कि NaCl लिक्विड। Now what will happen? NaCl Na पॉजिटिव लिक्विड स्टेट में एंड Cl नेगेटिव लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा मोल्टन स्टेट के अंदर। एट कैथोड कैटायन जो है वो डिपॉजिट होता है, सो Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म Na सॉलिड। सो कैथोड के ऊपर सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। एट एनोड Cl नेगेटिव इट विल चेंज इनटू Cl प्लस में इलेक्ट्रॉन, Cl को हम लिख सकते हैं हाफ Cl2। तो ये इसका मतलब एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी और कैथोड के ऊपर सोडियम का डिपोजिशन हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। और कुछ रिएक्शंस ले लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लेकर के देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of NaCl. So NaCl aqueous, it will give Na positive aqueous plus Cl negative aqueous. At the same time H2O, H positive aqueous plus OH negative aqueous. सो इस प्रकार से रिएक्शन होगा एट एनोड। एनोड के ऊपर किसको जाना, एनायंस को जाना है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के एनायन हमारे पास प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव प्रेजेंट है और OH नेगेटिव प्रेजेंट है। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं, यानी कि अगर हम लेते हैं Cl नेगेटिव एक्वस हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है 1.36 वोल्ट। अगर आप OH का लेते हैं, OH नेगेटिव एक्वस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ H2 प्लस में हाफ O2 प्लस इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर जो E नोट की वैल्यू है वो है 1.23 वोल्ट है। तो ये आता है एक्चुअल में। अगर इससे एक जो OH नेगेटिव आया है ये वाटर से आया है, तो इस इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। 2H2O इट विल गिव O2 गैस प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन
इसको इस प्रकार से दिया जा सकता, तो ये आएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो हमें क्या लगता है कि जो आसानी से कौन सा रिड्यूस हो जाना चाहिए, OH को रिड्यूस हो जाना चाहिए आसानी से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द ओवर वोल्टेज। ड्यू टू द ओवर वोल्टेज क्लोराइड आयन विल गेट इजीली ऑक्सीडाइज टू गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये लेस हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको ऑक्सीडाइज आसानी से होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। इट इज़ बिकॉज ऑफ द ओवर वोल्टेज। तो ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ ओवर वोल्टेज एनोड पर ये रिएक्शन होगा, दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस ऑन एनोड एंड क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। ये रिएक्शन एनोड पर नहीं हो पाएगा, रीजन है ओवर वोल्टेज। यहाँ पर ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट अप्लाई हो गया है। चलिए कैथोड के ऊपर देखते हैं। एट कैथोड, कैथोड पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इट कैन फॉर्म Na सॉलिड। एक तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास में, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है -2.71 वोल्ट। दूसरा है हमारे पास H पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन, इसका रिडक्शन हो और ये बना ले हाफ H2 0.0 वोल्ट। तो नेचुरली यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मीन्स चांसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज़ ग्रेटर। तो कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन टेक होगा, ये रिएक्शन कैथोड पर होगा, ये नहीं होगा। इट मीन्स सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव और OH सॉल्यूशन में रह जाएंगे। तो इन सॉल्यूशन क्या बचा हमारे पास, Na पॉजिटिव एक्वास, OH नेगेटिव एक्वास, मीन्स NaOH एक्वास, ये सॉल्यूशन में रहेगा। सो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई और एनोड के ऊपर हमारी क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। सॉल्यूशन में NaOH रह जाता है। इसी प्रकार से हम और एग्जांपल से ले सकते हैं। लेट अस टेक द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्रिन सॉल्यूशन यूजिंग Hg एज कैथोड। Hg का इस्तेमाल कैथोड के रूप में हम कर रहे हैं। सो ब्रिन सॉल्यूशन है तो होना तो सेम वही है, NaCl एक्वास, इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव एक्वास प्लस Cl नेगेटिव एक्वास, ये सेम रहेगा। एट कैथोड Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म Na सॉलिड। लेकिन Na सॉलिड क्या करेगा, ये Hg के अंदर डिजोल्व हो जाएगा और ये बनाएगा NaHg, सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम यहाँ पे तैयार हो जाता है। अब ये सोडियम अमलगम जो वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, NaHg प्लस में वाटर के साथ जब आप इसको डिजोल्व कराएंगे, इट विल गिव 2NaOH प्लस Hg प्लस H2। तो एक्वस सॉल्यूशन है उसी प्रकार से सेम जैसे कि अभी हमने ब्रिन ऊपर भी देखा है। एक्वस सॉल्यूशन में H2 कैथोड के ऊपर रिलीज होता है। एट एनोड, एनोड में फिर वही चीज़ें अब एप्लीकेबल होंगी जो अभी ऊपर वाले में था। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, Cl नेगेटिव विल चेंज इनटू हाफ Cl2 प्लस में इलेक्ट्रॉन। ओवर वोल्टेज की वजह से ऑक्सीजन का रिलीज, ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज नहीं हो पाएगी, बल्कि क्लोरीन गैस रिलीज होगी और एनोड के ऊपर क्लोरीन रिलीज हो जाएगी।
जो कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे क्लोरीन और सॉल्यूशन में NaOH बचा। Hg क्योंकि इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया गया है कैथोड, ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें नो चेंज होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, इसको फिनिश करने से पहले इस टॉपिक को, एक लास्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। Electrolysis of sulfuric acid. So in case of sulfuric acid, जब आप एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो क्या होगा, H2O it will form H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, H2SO4 it will give 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। सो कैटायन तो सेम है, लेकिन एनायन यहाँ पर हमारे पास दो हैं, OH नेगेटिव है और SO4 नेगेटिव। तो एट कैथोड, सो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बिकॉज एक ही प्रकार के आयन है, दैट इज़ द हाइड्रोजन आयन। सो 2H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन इट विल गिव H2। एट एनोड, एनोड पर दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास, एक तो क्या है कि जो H2O है इसका गेट कन्वर्टेड इनटू O2 गैस प्लस में 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, एक तो ये चांसेस है हमारे पास में। और इसके लिए वो वोल्टेज जो है हमारा सेल वो है 1.23 है वोल्ट, ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा हमारे पास है यहाँ पर SO4 नेगेटिव है, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये बनाता है S2O8 2 नेगेटिव एक्वस, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। इसके लिए जो E0 सेल है वो है 1.96। सो ओवर वोल्टेज यहाँ पर भी अपना रोल प्ले करेगा, ये रिलीज नहीं हो पाएगा और यहाँ पर S2O8 2 नेगेटिव जो है वो रिएक्शन में आएगा। तो जो सेकंड वाला है यानी कि ये वाला प्रीफर्ड ये रहेगा यहाँ पे। So this is the product that will be formed at the anode. So ये हमारे हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और इनके दौरान कैसे हमें पता लगता है कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखेंगे कि किस केस में और वोल्टेज की ज़रूरत पड़ रही है। जो भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग स्पीसीज़ हैं उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या हैं, उनको हम कंपेयर करते हैं, उसके आधार पर कंक्लूड करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकता है या किसका रिडक्शन आसानी से हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव टू फाइंड आउट विच प्रोडक्ट इज़ टू बी फॉर्म्ड एट द इलेक्ट्रोड्स। ये हमारा टॉपिक था आज, इलेक्ट्रोलिसिस, इट्स प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल से संबंधित था। इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है अब केवल इस चैप्टर के अंदर, वो है कॉमर्शियल सेल्स के बारे में, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।